मॉड्यूल 18 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन दोस्तों एक कीवर्ड आपने सुना होगा कंपनीज में, ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन का जो सर्विस AWS अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो देता है ना, वो दैट इज क्लाउड फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा इस कीवर्ड को हम पहले क्लियर करते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली कंपनीज में? किसी भी टास्क को when you want to just provision without human interaction। प्रोविजनिंग का मतलब है कि अभी तक हमने जितने भी AWS के सर्विसेज को पढ़ा है, वी स्टार्टेड विद BPC, फिर हमने S3 पढ़ा स्टोरेज में, ठीक है, लोड बैलेंसर्स को पढ़ा, राउट 53 पढ़ा हमने, ठीक है, एंड RDS हमने पढ़ा, बहुत सारे सर्विसेज को हमने गो थ्रू किया है। लेकिन अभी तक हम लोग कर क्या रहे हैं? अगर मेरे को एक वर्चुअल डेटा सेंटर अपना AWS क्लाउड में अगर बनाना है, वर्चुअल डेटा सेंटर का मतलब पूरे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे मेरे को नेटवर्क की भी जरूरत है, लोड बैलेंसर की भी जरूरत है, यूजर्स की भी जरूरत है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, डेटाबेस, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस मेरे को क्रिएट करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक सर्विस के कंसोल पे जाते हैं, सर्विस का जो भी हमें प्रॉपर्टी सेट करना होता है, जो भी हमें क्रिएट करना होता है, ऑप्शंस को हम ऑप्ट करते हैं और सर्विस को प्रोविजन कर देते हैं एवरी टाइम। बट दिस इज अगेन टाइम टेकिंग कि आप हर एक सर्विस को, क्योंकि प्राइमरली आपको बकेट्स चाहिए तो बकेट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क आपको चाहिए तो नेटवर्क आप क्रिएट करते हैं, डोमेन में कुछ एंट्री आपको करनी है तो डोमेन में जाके आप एंट्री करते हैं, डेटाबेस आपको बनाना है तो मैनुअल डेटाबेस के सेटिंग्स को भी आप क्रिएट करते हैं। अब मेरे माइंड में कुछ ऐसा आता है कि यार मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि जितने भी रिसोर्सेस मेरे प्रोजेक्ट में मेरे को चाहिए होते हैं, क्या मैं इनका कोई एक टेम्पलेट, काइंड ऑफ टेम्पलेट, कोई ऐसा टोपोलॉजी, ऐसा कोई कोड मैं अपने पास रख लूं और उस कोड को मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूं ना, वन टाइम जॉब होगा मेरा कि मैं कोड लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा बट दैट इज वन टाइम। जो मैं इतना सारा काम जो मैनुअल कॉन्फ़िगर करता हूँ, एन नंबर ऑफ यूजर्स को मैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व करता हूँ कि यार तुम BPC में ये कर देना, तुम S3 में ये कर देना, तुम लोड बैलेंसर में ये कर देना। क्या ये चीज ऐसे नहीं हो सकता कि मैं किसी बंदे को एक टेम्पलेट को दे दूं और उसको बोल दूं कि आप इस टेम्पलेट को एग्जीक्यूट कर देना, और जो भी काम मैं आज तक मैनुअल क्रिएट कर रहा था, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी रिसोर्स मैनुअली, उसका कोड एक टेम्पलेट मैंने आपको दे रखा है, यू नीड टू जस्ट एग्जीक्यूट दैट कोड। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था मैनुअल अभी तक, वो मेरा कंप्लीटली बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के रेडी होगा। फायदा इसमें क्या हुआ हमें? एक तो टाइम सेविंग हो गया। कोई टास्क हम अगर मैनुअल परफॉर्म करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपने किसी सेटिंग को गलत सेलेक्ट कर दिया, बट एक टेम्पलेट जब हम बोलते हैं ना, तो टेम्पलेट आपने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है, उसको पहले आपने चला के देख रखा है और वो परफेक्टली बिल्कुल सही से आपको सारी रिसोर्सेज को प्रोविजन करके देता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एवरी टाइम जब भी हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, टेम्पलेट हम बना के रख लें। टेम्पलेट को कोई भी बंदा एग्जीक्यूट कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि उस बंदे को BPC आना ही चाहिए या राउट 53 में डोमेन क्रिएट करना आना ही चाहिए। मैंने उसको बोला यार तुम्हारा काम है, एक सर्विस का नाम मैं बता रहा हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको उस कोड को पुश कर देना है, एज अ जॉब आपको रन कर देना है बस। और वो करेगा क्या? मेरे जितने भी सर्विसेज उस टेम्पलेट में मैंने कोड लिखा है, उसका एज अ इनपुट लेके मेरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर देगा। दैट्स इट। तो ऑर्केस्ट्रेशन का सीधा सा मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि whenever you want to automate सर्विस प्रोविजनिंग, रिसोर्स प्रोविजनिंग, तो हम जब एक टूल इन्होंने दे रखा है क्लाउड फॉर्मेशन, कंपनीज में आपने एक बहुत पॉपुलर टूल का नाम सुना होगा, बहुत डिमांडिंग है कंपनीज में अभी के टाइम, टेराफॉर्म। किस किस ने सुना है टेराफॉर्म के बारे में? आप में से हो सकता है कोई इस पे काम भी कर रहा हो, सुना है, मैंने सुना सर। मैंने यूज किया है सर डिप्लॉयमेंट के लिए राइट? AWS।
टेराफॉर्म आपका जो कोड जो काम करता है ना, वो क्लाउड फॉर्मेशन के इक्वल ही है, लेकिन टेराफॉर्म जनरली नॉट मैनेज बाय द एडब्ल्यूएस। इन्होंने बोला कि हमारा जो खुद का कॉपीराइट टूल है वो क्लाउड फॉर्मेशन है, और क्लाउड फॉर्मेशन जो डिप्लॉयमेंट कर सकता है ना ओनली इन एडब्ल्यूएस सर्विसेज। मैंने बोला कि यार क्या क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करके एजोर में मैं कोई डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ, गूगल क्लाउड में मैं डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। जबकि टेराफॉर्म क्या कहता है, मैं हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता हूं। आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए टेराफॉर्म को एज अ ऑर्केस्ट्रेटर, ऑर्केस्ट्रेटर का दोस्तों सीधा सा मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी डिप्लॉयमेंट को, किसी भी इंस्टॉलेशन को ऑटोमेट कर देना, दैट्स इट। जो काम आप मैनुअल कर रहे थे उसको सिंपल आपने एक टेम्पलेट में लिखा उसका कोड। टेम्पलेट अभी मैं बताने वाला हूं कि टेम्पलेट क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, क्या उसमें टास्क का मतलब क्या होता है, सब चीजों की हम बात करेंगे। बट आपने जो अपने प्रोजेक्ट का जो कोड है ना, एक तरीके से एक एक टेम्पलेट में आपने स्टोर कर लिया, उस टेम्पलेट को पूरा डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपने यूज कर लिया। फायदा इसका क्या होता है? फायदा दोस्तों देखो ये है कि AWS में आपने बोला कि मल्टीपल लोकेशंस पे जाके मेरे को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं सपोज करो मुंबई रीजन में लगाता हूं, ठीक है, सेम मेरे को यूएस में चाहिए, सेम प्रोविजनिंग लेट सपोज आपको ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि मुंबई में सपोज करो आपने जब अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था ना, तो आपने यहाँ पे 10 दिन अपने वेस्ट करे थे टोटल। ओनली आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यू हैव वेस्ट योर 10 डेज। सेम आपने 10 डेज यहाँ पे किए यहाँ पे, यानी कि प्रोविजनिंग टाइम आपने अपना 30 डेज लगा दिया इसमें, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज आपने प्रोविजन करे, नेटवर्क बनाया, नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन किया, सर्वर्स बनाए, सर्वर्स का कॉन्फ़िगरेशन किया, लोड बैलेंसर क्रिएट किया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, आरडीएस, क्लाउड वॉच, एंड नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आपने 10 दिन में अपने प्रोजेक्ट को पूरा लाइव किया था। मैंने बोला कि यार हो सकता है ये काम ऐसा भी तो हो सकता है, सेम जगह मेरे को हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा सेम चाहिए, तो क्यों ना एक कॉमन टेम्पलेट में अपने पास बना के रख लूं। और उस टेम्पलेट को करना क्या है मेरे को, इस हर एक लोकेशन पे जाके इस टेम्पलेट को एग्जीक्यूट करना है थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन। और ये टेम्पलेट क्या करेगा, विद इन एन आवर, 1 घंटे में आपके पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा आपको बता दिया, विद इन 30 मिनट्स और 20 मिनट्स पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका लाइव करके दे सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। टाइम सेविंग हो गया, इफेक्टिवली हो गया, ठीक है, एफिशिएंटली आपने जल्दी से इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके दे दिया हर एक लोकेशन पे। अभी तो मैं कहता हूं कि फ्यूचर में आपका और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने का प्लान हुआ, किसी दूसरे रीजन में जाके आपको सर्वर को बिल्ड करना है, तो आपको वेट नहीं करना है कि यार मैं किसी बंदे को मेल करूंगा फिर वो सर्विस प्रोविजनिंग स्टार्ट करेगा। आपके पास उसका टेम्पलेट है, प्रोजेक्ट का पूरा कोड आपके पास रखा हुआ है एज अ टेम्पलेट, आपको बस उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। इसको और थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना, देखो जब भी हम लोग अपना एक हाउस बनाते हैं ना, तो दोस्तों हाउस बनाने के तरीके भी दो होते हैं। एक होता है मैनुअल तरीका और एक होता है, जैसे आपने बोला कि यार पूरे मकान का ना डिजाइन, एक नक्शा मेरे पास, आर्किटेक्चर मेरे पास है उसका। जैसे मैनुअल का मतलब क्या होता है, आपने बोला यार जो मकान बनाने वाला जो आया आपके पास बिल्डर, उससे आपने बोल दिया कि यार ऐसा करो ना, यहाँ पे इतना बड़ा गेट कर देना, यहाँ पे ये एक गेट लगा देना, यहाँ खिड़की कर देना, यहाँ विंड, ये सब चीज आपने मैनुअल बताते जा रहे हो उसको। तो मैनुअल में क्या होगा, वो आपकी सुनेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और हो सकता है मैनुअल में साइज वगैरह भी उसने गलती कर दी, आपने कुछ बताया उसने कुछ ले लिया, है ना, ये मैनुअल तरीका हो गया, आप खड़े होके उस काम को करा रहे हो। लेकिन मैंने बोला कि यार आप ऐसा करो, आप सिविल इंजीनियर के पास जाओ, कोई आर्किटेक्ट बंदा होगा जो कि आपके मकान का, आप आपको क्या बताना है कि यार इतनी जगह है मेरे पास, अब इस जगह में आप देख लो कहाँ पे क्या क्या आप लगाना चाहते हो। आपको वो प्रपोज एक प्लान दे देगा, आपको उसको वैलिडेट करना है। उस पूरे आर्किटेक्चर जो आपको बना के दिया है, आपको उसको लेके एक बिल्डर को हैंड ओवर कर देना है ना। बिल्डर आपसे पूछेगा भी नहीं
कि यार कितना कहाँ पे क्या लेना है, उसको पता है कि यार पूरा नक्शा मेरे पास है, इस नक्शा को यूज करके मेरे को पूरा मकान खड़ा कर देना है। तो सेम फायदा हमारा यहाँ पे हो गया कि हमें पता नहीं कि टेम्पलेट में क्या है, हमको टेम्पलेट मिला, वी नीड टू एग्जीक्यूट। नाउ टेम्पलेट में जो भी टास्क, जितने रिसोर्सेस क्रिएट करने का कोड आपने लिखा है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्ड होगा। और बाद में दोस्तों आपने बोला कि यार मेरे को ना एक साइट को, जैसे जो साइट मैंने मुंबई में बनाया था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुंबई में बिल्ड किया था, तो हम डिलीशन भी क्या करते हैं अभी तक, S3 बकेट्स हमें डिलीट करने हैं तो S3 सर्विस कंसोल पे जाते हैं, EC2 सर्वर्स में क्लीन अप करना है तो वहां जाते हैं, फिर डेटाबेस करना है तो डेटाबेस में जाते हैं। तो ये रिसोर्सेज डिलीशन भी हम मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जॉब आप डिफाइन करते हैं ना, उस जॉब को डिलीट कर दो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डिलीट। तो जो क्लीन अप का टाइम हम वेस्ट कर रहे थे, प्रोविजनिंग का, इंस्टॉलेशन का टाइम जो हम अभी तक वेस्ट कर रहे थे मैनुअली, वो टाइम सेव करके आपने बोला कि यार मैं टेम्पलेट के थ्रू इस पूरे काम को मैनेज करने वाला हूं। तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या है आपका, एक AWS मैनेज सर्विस है जो कि ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस का काम करता है, ऑर्केस्ट्रेटर टूल है हमारा। और वी कैन यूज टू ऑटोमेट द सर्विस प्रोविजनिंग, रिसोर्स प्रोविजनिंग ऑटोमेट AWS में अगर आपको करना है तो क्लाउड फॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। सर्विस बाय डिफॉल्ट आपका रीजनल है, मतलब जिस रीजन में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं तो वहां पे आपको क्लाउड फॉर्मेशन का जो टास्क है, जो कोड है, आपको अपना रखना पड़ेगा। क्लाउड फॉर्मेशन के टर्मोलॉजी में सबसे काम का जो पॉइंट हमारे सामने होता है, जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं, सबसे पहले पहला कीवर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या है, आपका पूरा रिसोर्स का कोड है एक तरीके से। जैसे मैंने बोला कि आपको एक सर्वर क्रिएट करना है, तो सर्वर का जो कोड आपको रखना है ना, वो एज अ टेम्पलेट आप लोग रखोगे। अब टेम्पलेट में जब हम कोडिंग करते हैं ना, तो कोडिंग के लिए आपको पता है कि वी रिक्वायर्ड द लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, कौन से लैंग्वेज में हम उसका कोड लिख सकते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन जो टेम्पलेट का लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है ना, कौन सी लैंग्वेज में आप कोड अपना राइट कर सकते हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट या तो कोड आपका जैसन लैंग्वेज में हो सकता है या फिर आपका YAML में हो सकता है। ठीक है, तो जिसके साथ भी आप कॉन्फिडेंट है अपना कोड लिख सकते हैं। कोड आपको लिखना नहीं भी आता है ना, फिर भी आप क्लाउड फॉर्मेशन की रिसोर्स प्रोविजनिंग पे काम कर सकते हो, क्योंकि AWS ने इनका डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी आपको सोर्स कोड उसका दे रखा है। आपको बस उस कोड में क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। तो एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया ना, तो इजीली आप काम कर लोगे। जैसन थोड़ा सा टफ है, बट YAML पे आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो इजी है ना उसको ही फॉलो करेंगे। बाद में आप चाहते हो कि यार मेरे को YAML कोड नहीं चाहिए, जैसन चाहिए, तो कन्वर्ट आप उसको कर सकते हैं इजिली। बट बाय डिफॉल्ट हम जो लोग स्टार्ट करेंगे अपना कोड लिखना इन YAML लैंग्वेज। ठीक है, टेम्पलेट के बाद दोस्तों दूसरा चीज आता है हमारा टास्क। YAML में या जैसन में आपने बोला कि मेरे को एक ऐसा टेम्पलेट चाहिए जो कि एक सर्वर क्रिएट कर दे, एक बकेट बना दे, और बकेट के बाद सर्वर्स के लिए एक लोड बैलेंसर बना दे। तो ये ना AWS के तीन डिफरेंट रिसोर्स हो गए। सर्वर अलग हो गया, बकेट अलग हो गया, लोड बैलेंसर आपका अलग हो गया। अब AWS क्या कहता है कि आपने जब YAML का टेम्पलेट जो कोड आपने लिखा है ना, आपको तीन डिफरेंट टास्क उसके लिए लिखने पड़ेंगे। टास्क का मतलब क्या होगा, जैसे कि इसमें सबसे पहले टेम्पलेट में, हर एक टेम्पलेट में प्री डिफाइंड जो कीवर्ड आपका आएगा दोस्तों, वो आएगा रिसोर्सेस, सबसे टॉप पे। रिसोर्सेस का मतलब है कि आई एम गोइंग टू डिफाइन माई रिसोर्सेस विद इन द टास्क। जैसे कि आपने एक टास्क यहां पे लिखा, आपने बोला कि आई एम गोइंग टू क्रिएट माई सर्वर, तो आप यहां पे ना कोई एक मीनिंगफुल नेम दे दो। और इसके अंदर आपने बोला माई सर्वर के अंदर रिसोर्स का जो टाइप है ना वो EC2 है। मतलब मैं एक सर्वर बनाने जा रहा हूं तो उसका कॉमन टास्क का टाइप जो हो गया ना, टास्क आपका क्या हो गया, दिस इज योर टास्क।
कि एक सर्वर बनाने के लिए टास्क आपका चलेगा। टास्क में क्या परफॉर्म करने वाले हो? यू आर गोइंग टू परफॉर्म वन EC2 सर्वर क्रिएशन। तो यू कैन हैव द मल्टीपल टास्क इन अ कोड। और याद रखना, एक टेम्पलेट में कोई भी टास्क आपने गलत क्रिएट किया, लेट सपोज आपने बोला कि सर्वर का कोड मैंने ठीक लिखा था, इसके बाद जब मैं बकेट का कोड लिखने गया ना, तो यहां पे कुछ सिंटेक्स एरर मैंने कर दिया, तो आपका जो ये टास्क है ना, वन बाई वन ऐसे फिनिश होता है। पहले सर्वर क्रिएट होगा, जो टास्क सबसे ऊपर होगा वो फिनिश होगा, फिर आपका बकेट बनेगा, फिर आपका लोड बैलेंसर बनेगा, फिर आगे जो कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखा है, ऐसे करके आपके वन बाई वन ये कंप्लीट होते हैं। मैंने बोला कि यार ये टास्क मेरा सक्सेसफुल क्रिएट हुआ था, सर्वर जो मैंने कोड लिखा था सर्वर बनाने का वो सक्सेसफुल रन हुआ था, लेकिन हुआ क्या, नीचे जो दूसरा टास्क मैंने लिखा था S3, तो याद रखना ये क्या करता है, जब तक कोड आपका सक्सेसफुल रन नहीं होता है ना, अगर कोई भी टास्क आपका फेल हुआ टेम्पलेट में, तो ये पूरे चेंजेस को रोल बैक कर देता है, यानी कि तुरंत के तुरंत जो आपका क्रिएट हो गया था ना उसको भी रोल बैक कर देगा, डिलीट कर देगा, टेम्पलेट एग्जीक्यूट आपका नहीं हो पाएगा। दिस इज द ब्यूटी। कोड में कोई गलती हुई तो ऐसा नहीं होगा चार चीजें तो बना दी और दो को छोड़ दिया, नहीं, पूरा कोड आपका परफेक्टली होगा तभी आपका टेम्पलेट एग्जीक्यूट होगा। और दोस्तों, कलेक्शन ऑफ टास्क को, एक कोड जब आप पूरा लिखते हैं, पूरा कोड जो आप डिफाइन करते हैं ना, वन कोड वन टेम्पलेट कैन हैव द मल्टीपल टास्क, टास्क इक्वल टू योर रिसोर्स कोड, दैट इज यूनिक। थर्ड पॉइंट आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम बोलते हैं या स्टैक। मतलब स्टैक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टास्क, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्क फ्लोज भी हम बोल सकते हैं। वर्क फ्लो का मतलब क्या है, यहाँ पे एवरी टास्क इज योर वर्क फ्लो। स्टैक का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपका ऐसे है, जैसे ये स्टैक हो गया, इसके अंदर आपने ऐसे क्रिएट कर रखे हैं टास्क अपने, है ना, ये मैंने बोला पहले ये कंप्लीट होगा, फिर ये कंप्लीट होगा, ये होगा, लेकिन इस पूरे को एक एक जॉब को हम यहां बोल सकते हैं, ये पूरा एक जॉब हमने इनको बाइंड कर दिया अपने कोड को, और इस पूरे एरिया को जो बाहर का आउटर एरिया है इसको मैं स्टैक बोल रहा हूं, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स विच यू हैव डिफाइंड इन अ टेम्पलेट, वी कॉल इट स्टैक। अब टेम्पलेट को आप रन कैसे करते हैं, जैसे मेरे को टेम्पलेट को रन करना है, तो क्या मैं हर एक रिसोर्स को मैनुअल क्रिएट करूंगा? मैंने सर्वर का कोड लिखा तो सर्वर को मैं क्या मैनुअल कॉल करता हूं? ऐसा नहीं करते हम। पूरे कोड को एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। नोटपैड में जाके आपने कोड लिखा YAML के सिंटेक्स में, और आपने उसको एक जगह सेव कर लिया टेक्स्ट फॉर्मेट में। हाउ यू विल एग्जीक्यूट द कोड, तो उसके लिए हमें दोस्तों स्टैक बनाना होता है एक, और ये सब काम आपके कोड एग्जीक्यूशन का जो काम करता है ना वो स्टैक करता है। स्टैक में कितने सारे ऑपरेशंस हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन होता है क्रिएट। जब भी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टैक सबसे पहले क्रिएट किया जाता है। आपने बोला यार स्टैक में ना मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, आपने बोला कि फर्स्ट टाइम जब मैंने सर्वर्स बनाए थे ना, मैंने 3 सर्वर इस स्टैक के थ्रू क्रिएट कर दिए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लेट सपोज आपके सर्वर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या आपने बोला यार सर्वर को मेरे को 4 सर्वर और चाहिए, 3 मैंने पहले बनाए, 4 मेरे को और चाहिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप एक नया स्टैक बनाओगे या सेम कोड में आप अपना चेंजेस कर दो, तो वो क्या करेगा, 3 सर्वर पहले थे आपके, 4 और ऐड कर देगा। तो आप क्या समझते हैं, हमें डू वी नीड टू राइट द न्यू कोड सेपरेट टू क्रिएट द 4 सर्वर, और हम सेम एग्जिस्टिंग कोड में ही चेंज कर दें अपना? आप क्या डिमांड करते हो दोस्तों? एग्जिस्टिंग में ही चेंज कर देंगे। एग्जिस्टिंग में ही। तो स्टैक में जब भी आप उस कोड में कोई भी चेंजेस करते हैं ना, लेकिन एक चीज हमें याद रखना है, पुराने कोड को टच नहीं करना आपको। पुराने कोड में कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपडेट कर सकते हैं,
कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर, मैंने सपोज करो सर्वर का AMI चेंज कर दिया। जब हम एक सर्वर बनाएंगे तो उसमें AMI का आईडी हम देंगे। फर्स्ट टाइम जब हमने बनाया था AMI हमने कुछ अलग लिया था, और दूसरी टाइम हमने जैसे ही AMI चेंज किया तो AMI अपडेट तो होगा, याद रखना, लेकिन आपका पुराना जो सर्वर था ना वो डिलीट हो जाएगा। तो आपको ऐसे पैरामीटर्स अपडेट करने हैं, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप हम अपडेट कर सकते हैं एक सर्वर के साथ, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। एक वॉल्यूम को आप अपडेट कर सकते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम आप नया बना दो या डिलीट कर दो, वो कर सकते हो आप सेकेंडरी वॉल्यूम्स के लिए। ठीक है, तो पैरामीटर्स भी आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनको कि आप अगर टच करते हैं, कुछ भी उनमें चेंजेस करते हैं तो आपका इंपैक्ट ना हो। जो चीज ऑन द फ्लाई हम नहीं कर सकते ना, वो काम स्टैक भी ऑन द फ्लाई नहीं कर सकता। स्टैक कर सकता है, लेकिन स्टैक पहले उस चीज को डिलीट करके नए तरीके से बनाता है फिर। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि यार बैकएंड में इसका इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने कोड में कोई चेंजेस करते हैं, रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करना चाहते हैं, तो वी विल अप्लाई द अपडेट ऑपरेशन। आपने बोला कि जो चीज मैंने अभी तक क्रिएट किया है, इस स्टैक ने जितने भी रिसोर्सेस मेरे अभी तक क्रिएट किए हैं, चाहे ये सर्वर क्रिएट किया, चाहे बकेट, चाहे लोड बैलेंसर, वन गो सबको मैं डिलीट करना चाहता हूं। आई वांट टू डू द क्लीन अप। तो एक ऑपरेशन हम कौन सा चलाते हैं? डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। और टेम्पलेट दोस्तों जब हम लिखते हैं ना क्लाउड फॉर्मेशन में, टेम्पलेट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। मतलब एक अच्छे से अच्छा, मतलब बहुत बार हमें टेम्पलेट में कुछ ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को हमें कॉल करना पड़ता है। तो इनका जो मॉड्यूल तो इनके ना 9-10 होते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन में टोटल 9 to 10 मॉड्यूल्स हैं, जिनमें से जो रिसोर्सेस वाला जो मॉड्यूल है ना, सेक्शन इसको आप बोल सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शनल नहीं है। और रिमेनिंग जो आपके नीचे है ना, मेटा डेटा वगैरह बहुत सारी चीजें हम टेम्पलेट में डिफाइन कर सकते हैं, बट दैट आर ऑप्शनल। आप उनको डिफाइन भी नहीं करते ना, फिर भी कोड आपका चलेगा। बट रिसोर्सेस करके जो कीवर्ड है ना, एक सेक्शन आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले किसी भी कोड को लिखने के लिए। कोई भी सर्विस का कोड आप लिखना चाहते हैं तो देयर शुड बी रिसोर्स कीवर्ड अवेलेबल ऑन टॉप। ऑप्शनल आपके कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनकी मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो थ्योरी में देखो सिंपल यहां पे लिखा है, क्लाउड फॉर्मेशन प्रोवाइड्स यूजर्स with a simple way to create and manage a collection of AWS resources by provisioning and updating them in a predictable way। प्रेडिक्टेबल का मतलब हो गया सीधा सा कि आपने कोड लिखा और आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि यार इतने सर्वर्स, इतना लोड बैलेंसर, इतने ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इतने बीपीसी मेरे क्रिएट होंगे। सो दैट वट एवर यू आर जस्ट डूइंग प्रेडिक्ट, तो वही आपके सामने क्रिएट होके आ रहा है। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन enables you to manage your complete infrastructure or AWS resources in a text file, that is your code, that is your template। A collection of AWS resources is called a stack। AWS resources can be created or update by using a stack, that is the operation of stack, create operation and update operation। ठीक है, cloud formation template is a JSON or YAML format text file। You can save these files with any extension। एक्सटेंशन कुछ भी ले सकते हैं आप उसका, यू कैन टेक जेसन, YAML, टेम्पलेट और टेक्स्ट। ठीक है, AWS Cloud Formation uses these templates as a blueprints for building your AWS resources। For example, in a template, you can describe an Amazon EC2 instance such as the instance का type आपने बता दिया, AMI ID आपने बता दिया, ब्लॉक डिवाइस मैपिंग आपने बता दिया स्टोरेज का, इट्स Amazon EC2 की पेयर नेम। ठीक है, थोड़े से सेक्शंस की मैं आपसे बात कर लेता हूं। कौन कौन से सेक्शंस, जैसे कि आपके ये सब लिखे हैं ना, फॉर्मेट, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा। एक एक कोड को थोड़ा सा ब्यूटी देने के लिए सेक्शंस हम डिफाइन करते हैं, बट दीज आर ऑप्शनल। आपको लगता है कि यार मैं इनको डिफाइन नहीं करना चाहता, पैरामीटर्स, मैपिंग, कंडीशंस, ट्रांसफॉर्म, बट रिसोर्स वाला जो कीवर्ड है ना, ये इट्स इंपॉर्टेंट।
ये आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। यूजिंग दिस सेक्शन यू कैन डिक्लेयर द AWS रिसोर्सेज जो आपने क्रिएट करने हैं, दैट यू वांट टू क्रिएट एंड स्पेसिफाई इन द स्टैक, such as resource can be your S3 bucket, can be your AWS Lambda function, can be your EC2 instance, can be your volume, key pair, security group, कुछ भी आपका रिसोर्स हो सकता है, उसका कोड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी आप। सर कोड कैसे एक लिखेंगे? छोट एक एक करके पूछो। ओके, एक एक छोटा सा क्वेश्चन था।